बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको वापस वसंत पुस्तक पर ले आती हूँ। तो मैं आज आपको वसंत भाग 2 का पाठ 7 पढ़ाऊँगी। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए वसंत भाग 2 पाठ 7 है ये, जिसका कि शीर्षक है पापा खो गए। अब मैं आपको ये बता दूँ कि पाठ का जो शीर्षक है ये स्वयं में बहुत अचंभित कर देने वाला है कि पाठ का शीर्षक रखा गया है पापा खो गए। यानी इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो सभी का ध्यान आकर्षित कर लेगी। तो जो इससे आवश्यक चीज़ है मैं आपको ये बता दूं कि ये एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है जिसमें कम पात्रों में 8 से कम पात्र हों और एक दृश्य में पर्दे को बार बार गिराना उठाना न पड़े। लंबे नाटकों की खूबी होती है कि पर्दे को कई बार बंद करना पड़ता है, कई बार उसे उठाना पड़ता है अगले दृश्य को जोड़ने के लिए। लेकिन एकांकी का मतलब होता है कि नाटक को एक बार पर्दा हटाने के बाद पूरी तरीके से खत्म होने के बाद ही पर्दा गिरेगा। तो इसे एकांकी कहते हैं। एक अंक यानी एक ही अंक में जाकर जो ख़त्म हो जाए वो एकांकी है। ये नाटक से छोटी होती है। तो इसकी जो खूबी है वो मैं आपको बताने के साथ साथ आपको इस पाठ के पात्रों का परिचय करा दूँ। फिर मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में कहानी के रूप में बताऊंगी। तो इस पापा खो गए पाठ में जो पात्र हैं उनको देखिए। बिजली का खंभा है, नाचने वाली लड़की जिसको बनाए हैं, फिर पेड़ है जिसको बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी, और एक छोटी बच्ची, छोटी लड़की जिसके ऊपर ये कहानी आधारित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पाठ जो है एकांकी है, जिसमें 6, 7, 8 पात्रों को लेकर के ही एक दृश्य में एकांकी को समाप्त किया गया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये एकांकी जो है वो कथाकार विजय तेंदुलकर द्वारा रचित है, लघु एकांकी, जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों पात्रों के माध्यम से ये एकांकी प्रस्तुत की गई है। निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव रूप दिखाया है, जैसे बिजली के खंभे को, पेड़ को, लेटर बॉक्स को। इन चीज़ों को अभी मानवीकरण करके, मनुष्य मानकर उनको भी सजीव रूप में चित्रित किया है। तो इस पाठ में ये भी दर्शाया गया। दूसरी जो सबसे आवश्यक चीज़ है वो ये दिखाई गई है कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे भी असामाजिक तत्व होते हैं जो नन्हे बच्चों को उठा ले जाते हैं, उनसे मनचाहा काम करवाते हैं, भिक्षा जैसी प्रवृत्ति में जोड़ देते हैं, विभिन्न अंगों को काट के निकाल लेते हैं, मार देते हैं, पैसा वसूलते हैं। तमाम तरह की ऐसी घटनाएं समाज में आए दिन अखबारों में भरी पड़ी होती हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी ऐसा ही दिखाया गया है। एक नन्ही सी बच्ची को कोई उठा ले गया है और उसके बाद की ये स्थिति है जब उसका परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। बिजली का खंभा, लेटर बॉक्स, ये सारी चीज़ें जो सजीव रूप में हैं, तो वो ये नहीं बता पाती कि वो कौन है, कहाँ रहती है, उसके पापा का क्या नाम है, कुछ भी। तो वास्तव में इस एकांकी की जो समस्या है वो यही है कि एकांकी में रचनाकार विजय तेंदुलकर जो हैं वे इस तरह से दिखाना चाहते हैं कि समाज में किसी भी नन्हे बच्चे को कोई उठा ले, कहीं भटक जाए, जिसे कोई पाए तो उसे उस तक पहुंचाने के लिए उस बच्चे से जानकारी तो लेनी ही पड़ेगी, अन्यथा उसे सही स्थान पे पहुंचाया नहीं जा सकता। अब ऐसी स्थिति में यदि बच्चों को ये जानकारी नहीं है तो फिर तो वो ऐसे ही कहेंगे कि पापा खो गए। तो वास्तव में पापा खो गए कहने का मतलब ये है कि बच्ची को अपना वास्तविक पता नहीं पता था। उसे ये लगता है कि वो पापा से अलग होकर के वो नहीं खोई है बल्कि पापा खो गए हैं। तो ये थोड़ी सी आपको
बड़ी उत्सुकतावर्धक शीर्षक की ओर आपको उन्मुख किया है लेखक ने, कि कैसे उत्साह जगह कि आखिर इस कहानी में है क्या, कि जो इसका शीर्षक रखा गया कि पापा खो गए। तो यही मुख्य रूप से इस कहानी का मैंने बहुत संक्षिप्त सा परिचय आपको दे दिया कि एक बहुत बड़ी समस्या है इसमें, जिसमें ये बताया गया है कि हम नन्हे बच्चों को ये अवश्य है कि उसको उसका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर और संक्षिप्त सा पता अवश्य रटा दें। अन्यथा कभी ऐसी ही स्थिति आती है, कभी किसी रेलवे स्टेशन पर, कभी किसी अस्पताल पर, सड़क पर, यदि किसी जाने अनजानी परिस्थिति में बच्चा खोएगा तो वो यही कहेगा कि पापा खो गए, वो ये नहीं कहेगा कि मैं खो गया। तो यही यहाँ पर इस पाठ में बताया जा रहा है। तो मैं इसके बाद अब आपको पाठ पढ़ाऊंगी। तो अब बारी आती है कि मैं आपको पाठ पढ़ा दूं, पापा खो गए। तो पात्र परिचय तो मैंने आपको पहले ही दे दिया है। मैं आपको भूमिका समझा दूं कि भूमिका क्या है कहानी की। तो रात का समय है, सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, समुद्र के सामने की फुटपाथ की जगह है, वहीं पर कहीं एक बिजली का खंभा है, एक पेड़ है और एक लेटर बॉक्स है। दूसरी ओर हल्की हल्की धीमा धीमा सा प्रकाश चारों ओर फैला है, जहाँ पर एक सिनेमा का पोस्टर लगा है। पोस्टर पर किसी नाचने वाली की दृश्य अंकित है, एक औरत की आकृति बनी हुई है। समुद्र से सनसनाती हुई सुंदर हवा चल रही है, हवा का बहाव दिखाई पड़ रहा है। दूर कहीं कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है। तो ये आपका दृश्य है, एकांकी का दृश्य है, वातावरण, जिसको हम वातावरण कहते हैं। तो एकांकी का प्रारंभ ऐसे ही वातावरण में होता है। तो यहाँ पर देखिए सारी निर्जीव चीज़ों को सजीव रूप में दिखाया है। आप ये मानिए कि वो खंभा नहीं है, बल्कि क्या है, इंसान है। खंभे को एक इंसान के अपने दिमाग में रख कर चलिए तो आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, आपको कहानी भी एकांकी को पढ़ूंगी, फिर उसे समझाऊंगी। तो देखिए खंभा कहता है जम्हाई रोकते हुए, राम 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 राम, रात बहुत हो गई। तो पेड़ कहता है आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। फिर पेड़ कहता है लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। तो खंभा आगे उत्तर देता है कि तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल को कस कर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म, बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने को जी चाहता है। अब देखिए कहानी का प्रारंभ कैसे होता है कि खंभा जो मनुष्य के रूप में दिखाई पड़ रहा है जम्हाई लेता है और राम राम करते हुए कहता है बड़ी रात हो गई है। तो पेड़ उसकी बात सुनता रहता है। तो उसने उत्तर दे दिया कि अरे आजकल की रातें कहाँ जल्दी बीतती हैं। तो खंभा कहता है दिन तो किसी तरह बिता भी लें, लेकिन रात बीतने वाली नहीं, रात बड़ी बोरियत की रात होती है। तो खंभे ने कहा कि हाँ लेकिन फिर भी कुछ भी कहो, बरसात की रातों से तो फिर भी अच्छी है, भीगना तो नहीं पड़ता, आनंद से हम अपना समय तो व्यतीत कर लेते हैं, पानी की मार तो नहीं खानी पड़ती, तेज हवाओं को तो नहीं झेलना पड़ता कि हम बल पकड़ करके किसी तरह रात व्यतीत करें। ये बात जो खंभा रहता है पेड़ को सुनाता है कि चलो कुल मिलाकर बरसात की रातों से तो ये रातें अच्छी ही हैं। ये सोचकर वो अपना दुख दर्द बताता है। तो पेड़ और खंभे जो हैं आपस में बात कर रहे हैं और बात करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और फिर आ जाते हैं। पेड़ फिर जवाब, उसकी बात का जवाब देता है खंभे के, कि क्या जवाब देता है कि मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर गिर पड़ी। बाप रे बाप, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही दिल भी धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी वहाँ
खड्डा कितना गहरा पड़ गया था खंभेरे महाराज। अब जब कभी भी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। तो जब खंभे ने बताया कि चलो बरसात की रातों से तो ये बेहतर है, तो इस तरीके से कहा, तो पेड़ भी अपनी हृदय की बात खंभे से बताता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझ पर एक रात आसमान से गड़गड़ाती हुई बिजली जोर से आके गिर पड़ी। बाप रे बाप, वो बिजली थी कि आफत। याद आते ही मुझे जब उस दिन की रात की बात याद आती है तो मुझे डर लग जाता है। बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ बड़ा सा गड्ढा बन गया था। जानते हो, जब कभी बारिश होती है तो मुझे वही रात याद आ जाती है, तो इस तरह मुझे डर लगने लगता है। तो पेड़ अपनी हृदय की बात खंभे से कहता है। अब खंभा भी अपने दिल की बात तो पेड़ से ही करेगा। तो खंभे को लगा कि मुझे भी अपने दिल की बातें इस पेड़ को बता ही देनी चाहिए। तो खंभा भी अपनी बात हृदय की कहता है। क्या कहता है देखिए, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाए। पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़ता है और लंबी सांस लेके कहता है, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। तो अंत में उसने कहा कि क्या बताऊं, मेरा तो पूरा स्वरूप ही जो है लोहे से बना है। आपको पता होगा कि खंभा तो लोहे का ही होता है। तो वो अपनी हृदय की बात पेड़ को कहता है कि क्या बताऊं पेड़ भैया, कि मेरा जो स्वरूप है वो तो लोहे का है। मैं बीमार तो नहीं पड़ता हूँ, कुछ भी हो बीमारी से मैं बचा रहता हूँ। इस तरह बारिश ठंडी धूप में मैं खड़ा रहता हूँ तो ज़रूर बीमार और मेरी जगह कोई और खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा ना। इस तरीके से वो पूछता है। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें बीत गई। वो बताता है कि मैं तो मुझे याद ही नहीं आता कि कितनी दिन कितनी रातें बीत गई। मैं आज तक खड़ा ही हूँ और खड़ा ही मेरा जीवन व्यतीत होता है। लंबी लंबी सांस लेके कहता है कि ओहो, ये भी कोई नौकरी है। जीवन दूभर हुआ है, जीवन भर खड़े रहो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे धूप, कुछ भी हो, मुझे तो सिर्फ खड़े खड़े ही जीवन बिताना पड़ता है। तो खंभा जो रहता है वो अपने दिल की बात ऐसे कहता है पेड़ से। अब देखिए पेड़ क्या कहता है। मैं पहले आपको इस कथा को संवाद के रूप में समझाते हुए कहानी को समझा देती हूँ, फिर अंत में आकर मैं इसका सारांश समझा दूंगी ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। तो खंभे ने अपनी प्रकृति के बारे में बता दिया। अब पेड़ क्या कहता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ था इसी जगह पर। तो पेड़ ने भी सोचा कि लाओ मैं भी अपना दुखड़ा रो ही दूँ खंभे से। तो अंत में वो कहता है कि भाई पेड़ खंभे राजा, मेरी भी स्थिति तुमसे कोई बहुत अच्छी नहीं है। मैं भी अपने पत्तों का कोट पहनकर सर्दी में बारिश में धूप में सब तकलीफ़ें सहता हूँ और जमाने जमाने से यहीं खड़ा हूँ। और तो और क्या बताऊँ, मेरा तो जन्म ही इसी जगह पे हुआ था। सब कुछ वो कहता है, तब सब कुछ कितना अलग था। तब वो बताता कि मैं जब जन्म लिया तब यहाँ की सारी चीज़ें बिल्कुल अलग थलग थी, बिल्कुल आज सी नहीं थी, पहले बिल्कुल अलग थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बताता है। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ जमाने का यह समुद्र था। तो उसने बताया कि पहले के समय और आज के समय में बड़ा अंतर था। तब आज की तरह ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, ऐसी सड़कें नहीं थी, सिनेमा हॉल नहीं थे, सिनेमा के ये पोस्टर नहीं थे, नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। तो इस तरह से वो अपने उस समय की बात को सब बताता है। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। उसने बताया कि यह समुद्र था सिर्फ, और समुद्र ही के साथ मैंने जीवन अपना बड़ा किया है। बहुत अकेलापन महसूस होता था।
उसने लगा कि तब और अब में मुझे बहुत अकेलापन लगता था। तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला। तो उसने पेड़ ने खंभे से कहा कि खंभे महाराज, जब से तुम यहाँ लगा दिए गए ना, मुझे तो समझो साथी मिल गया। मेरी भी दोस्ती तुम्हारे साथ अच्छी हो गई और मुझे भी एक अच्छा सा साथी मिल गया। इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू शुरू में तो मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। फिर उसने कहा कि लेकिन एक बात सच है खंबे राजा, शुरू शुरू में जब तुम यहाँ लगाए गए तब तो तुम मुझसे बात भी नहीं करते थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मुझे लगा कि चलो ये खंभा अगर अपने अकड़ में है तो इसको अकड़ में ही रहने दो। मैंने भी फिर तुम्हें कभी आवाज़ ही नहीं लगाई। हाँ, इतना ही तुम्हारा स्वभाव जरा जो था थोड़ा अकड़ू टाइप का था। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा था कि जरा ही देर में मुझे भी किसी किसी की बातें जो थी बुरी लग जाती थी। तो जब मैंने तुम्हें देखा अकड़ूपन में तो मैंने सोचा मैं भी क्यों तुमसे बोलूं। तो पेड़ ने भी अपने हृदय की बात कहा खंबे से कि खंबे महाराज, जब शुरू शुरू में तुम आए तो मेरे बस का नहीं था। मैंने तुमसे बहुत बार दोस्ती करने की कोशिश की, मगर तुम तो दोस्ती करने को तैयार ही नहीं थे, अपनी अकड़ में रहते थे। तो धीरे धीरे तुम्हारी अकड़ के आगे मुझे भी लगा कि छोड़ो, जाने दो, जब ये अकड़ में है तो मैं ही क्यों बोलूं। तो मैंने भी तुमसे बोलना बंद कर दिया, आवाज़ लगानी बंद कर दी। फिर खंबा कहता है और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा तो फिर खंबे को याद आया कि हाँ बात तो सही है, मैंने तो ऐसा ही किया था। जब मैं यहाँ लगाया गया तो मैं तो इस पेड़ से बात भी नहीं करता था। लेकिन एक दिन की बात है जब आंधी पानी तूफान चारों ओर आ गया और खंभा अचानक वहाँ से उखड़ा और पेड़ पे जाके गिरा। तो देखिए, जब पेड़ पे जाके गिरा तब पेड़ को भी याद आ गया, हाँ हाँ ये तो बात सही है। तो देखिए, मानवता के नाते उस पेड़ ने उस खंभे को बचा लिया। उसी बात को खंभा याद दिला रहा है। और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा तो पेड़ कहता है कि बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान, ओहो। तो ये सोच के पेड़ जो रहता है उस दिन को याद करने लगता है। फिर खंभा क्या बोलता है, तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया। उसने अंत में कहा कि सही बात तो ये है कि अगर तुम न होते तो मैं तो सीधा जाके ज़मीन पे गिर जाता। तुम्हारी वजह से ही मैं बचा हूँ, तुम्हारी ऊपर ही मैं अपने को ढाल दिया और मैं अगर संभला तो सिर्फ तुम्हारे कारण। तुमने मुझे अपने ऊपर झेल लिया। वास्तव में तुम मित्र कहलाने लायक हो। जब मैं गिरा तो पेड़ मित्र, तुमने मुझे तो झेल लिया, यानी मुझे संभाल लिया। वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया। तो खंभे ने कहा कि हाँ ये तो सच है कि जब मैं आंधी तूफान में लुढ़का तो सीधे तुम्हारे ऊपर जाके लुढ़का। अब जब तुम्हारे ऊपर लुढ़का तो तुमने ये नहीं सोचा कि मैं तुमसे कभी बात नहीं करता था, मैं तुमसे अकड़ में रहता था, तुमने मुझे संभाल लिया, बदले में तुम्हें जख्मी भी होना पड़ा। तो जब तुम जख्मी हुए और मैंने देखा कि तुमने मुझे संभाल लिया तो मेरे अंदर का जो गुरूर था वो भी कम हो गया और फिर हमारी दोस्ती हो गई। तो देखो, यहाँ ये दिखाया है बच्चों कि खंभा और पेड़ दोनों ऐसी चीज़ों का वार्तालाप हो रहा है जो कि वास्तव में सजीव नहीं है, निर्जीव हैं। लेकिन यहाँ दिखाया ये है कि मानवता के कारण कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब एक व्यक्ति दूसरे की मदद करता है तो दूसरे को दया आ जाती है। उसे लगता है कि आज के दौर में तो ऐसा मनुष्य मिलता ही नहीं, तो फिर इसने मेरी मदद की तो वास्तव में आज के दौर में तो यही मित्र कहलाने लायक है। तो इस तरह विजय तेंदुलकर ने यहाँ पर खंभे और पेड़ के माध्यम से मानवता दिखाई है कि मनुष्यता कैसे जीवित होती है, कैसे लोगों में आपसी मदद करने पे दोस्ती हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई है। तो देखिए, खंभे और पेड़ के बीच का वार्तालाप चल रहा है और अंत में पेड़ खंभा भी कहता है कि हाँ भाई, तुम तो सच में सच्चे मित्र कहलाने लायक हो। जब मैं तुम्हारे ऊपर गिरा
तो मेरा, और तुमने मुझे संभाल लिया तो मेरा भी जो गुरूर था वो झड़ गया, यानी मेरे अंदर का जो घमंड था वो पूरी तरह खत्म हो गया। मैं तो ये समझता था कि तुम बड़े घमंडी हो, तुम मुझसे बात नहीं करते हो, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे ऊपर गिरा, तुमने मुझे संभाला, तो मुझे ये समझ में आ गया तुम ही मेरे सच्चे, अच्छे और सच्चे मित्र हो। तो ये वार्तालाप दोनों आपस में कर रहे हैं। अब आगे की बात कहते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पेड़ फिर अपनी बात कहता, हवा आज भी बहुत है। फिर दोनों चुप हो जाते हैं। हवा की आज आवाज़ आती है, कुत्ते का भौंकना सुनाई पड़ता है, पोस्टर पर नाचने वाली औरत हिलते, हवा से हिलते हिलते टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते रहते हैं, फिर वह पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता रहता है और रुक जाता है। अब देखिए तीसरे पात्र की एंट्री हो रही है, तीसरा पात्र प्रवेश हो रहा है इस एकांकी में। अभी तक मात्र दो पात्र, खंभा और पेड़, अभी तक आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे उनकी दोस्ती हुई। अब तीसरे पात्र का प्रवेश हो रहा है। वो तीसरा पात्र जो है लेटर बॉक्स के रूप में दिखाया जा रहा है। चिट्ठी डालने वाला जो डिब्बा होता है लाल रंग का, जो किनारे किनारे सड़कों के लगा रहता है, जिसको भी चिट्ठी डालनी होती है उसमें जाके डालता है, फिर डाकिया आता है शाम के समय, उसे निकाल के ले जाता है। तो लेटर बॉक्स अपने में एक पात्र है। तो लेटर बॉक्स को भी दिखाया कि लेटर बॉक्स को पढ़ा लिखा दिखाया है। वो किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। मतलब यहाँ पर लेटर बॉक्स को एक सजीव मनुष्य के रूप में दिखा रहा कि लेटर बॉक्स भी जो है एक दोहा गुनगुना रहा है और रुक जाता है। अब ये तीसरे पात्र का प्रवेश हो रहा कौवे के रूप में, कौवे के रूप में हो रहा। ध्यान से देखिए, कौवा आ जाता है और पेड़ के पीछे से झांक कर काँव काँव करने लगता है। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भी चैन नहीं है इन्हें। तो पेड़ के पीछे से झांक कर कौवा ऐसे बोलता है। तो लेटर बॉक्स, क्योंकि लेटर बॉक्स गाना गाता रहता है, एक दोहे को गाता रहता है, तो जब कौवा वहाँ सोता रहता है तो सोते हुए जब देखता है तो उसने भी काँव काँव करके आवाज़ लगाई कि कौन है भाई जो इतनी रात को इस तरीके से गाने गा रहा है, जरा भी उसे चैन नहीं लेने देता मुझे। तो लेटर बॉक्स भी सजीव हो गया। फिर वो भी देखिए आगे क्या बोलता है। अब लेटर बॉक्स का संवाद आ रहा है। लेटर बॉक्स क्या कहता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो लेटर बॉक्स कहता, मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें? कहता है जरा भी चैन नहीं। तो लेटर बॉक्स जो रहता है वो उसकी बात का उत्तर देता है, क्योंकि कौवा कहे रहता है ना कि जरा भी चैन नहीं लेने देते हो, तुम अजब आदमी हो। तो उसने भी कहा कि लेटर बॉक्स को भी लगता है कि अरे इसने ऐसे कह दिया, तो मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या तुम्हारे जैसी कर्कश आवाज़ में काँव काँव करें? लेटर बॉक्स को भी बुरा लगा बात, तो उसने भी जवाब दे दिया। फिर कहता है जरा भी चैन नहीं। तो तुम ये जो कहते हो ना कि जरा भी चैन नहीं, तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है। फिर क्या करता है कि पेट में अपने हाथ डालता है, एक चिट्ठी निकालता है, एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, फिर उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है श्रीमान श्रीयुत गोविंदराव जी? आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। तो लेटर बॉक्स क्या करता है, अपने अंदर पड़ी हुई एक चिट्ठी को हाथ डाल के निकालता है और फिर उस चिट्ठी को खोलने की कोशिश करता है। तो जीभ लगा के उसको गीला करके खोल देता है और उस चिट्ठी के अंदर लिखी हुई चीज़ों को पढ़ने लगता है। तो देखिए क्या लिखा है उस चिट्ठी के अंदर, उसी को वो लेटर बॉक्स जो है वो पढ़ रहा है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक कहता है। ठीक कहता क्या है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से
मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर पैसे मिलते हैं। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? छी, उसको बुरा लगता है। छी कहता है, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा देता। यह पत्र रखकर दूसरा पत्र निकालता है। यह किसका है? अब देखिए उसने क्या किया कि अपने पेट से एक चिट्ठी निकाली। चिट्ठी निकाल करके उसने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। तो चिट्ठी में जो लिखा था, श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, यानी कि किसी हेडमास्टर ने किसी गोविंद राव जी को पत्र लिखा था उनके लड़के की शिकायत करने के लिए। उनके लड़के का नाम शायद परीक्षित था, जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। लड़का पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, तो और क्लास से घंटों घंटों गायब रहता था, कंचे खेलता था, बंटे खेलता था। और उन्होंने तब चिट्ठी में लिख कर रखा कि एक बार खुद आकर आप मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर मिल, तो लेटर बॉक्स सोचता है अपने मन में कि परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या बहुत भला हो जाएगा? क्या पापा के मिल लेने से बच्चे बहुत तेज हो जाएंगे? उसके मन में विभिन्न प्रकार के सवाल आ रहे हैं। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फिर वो बड़ी सोच में पड़ जाता है कि ऐसा बच्चे कैसे कर सकते हैं कि स्कूल जाएं और पढ़े नहीं, क्लास छोड़ करके घूमते रहें, बंटे कंचे खेलते रहें, शैतानियाँ करते रहें। बड़ी सोच में पड़ जाता है लेटर बॉक्स। फिर सोचता है कि माँ बाप फोकट में फीस के पैसे भरते हैं, अगर बच्चों को पढ़ना ही नहीं तो पैसे क्या पेड़ पे लगे हैं कि हिला करके उसको भरा जाए? तो फोकट में तो आता नहीं है। पापा लोग मेहनत करते हैं, ऑफिस जाते हैं, इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर पैसे आते हैं और तब कहीं जाकर बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें लेटर बॉक्स सोचता है और फिर आखिर सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों करते बच्चे। फिर वो छी छी कहता है कि बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उसने कहा कि काश मैं हेडमास्टर होता तो इस परीक्षित जैसे बच्चों को मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा देता। वह पत्र रखकर फिर उसने सोचा कि क्यों ना मैं चलूँ दूसरा पत्र निकालूं और ऐसा देखता हूँ। तो फिर यहाँ तक जो घटना सुनाई गई है कहानी में, वो यही दिखाया गया है कि अभी तक आपका जो परिचय हुआ वो पेड़ का हुआ, खंभे का हुआ, फिर कौवा का प्रवेश हुआ, फिर लेटर बॉक्स का प्रवेश हुआ। तो ये चारों पात्र पापा खो गए पाठ में मुख्य पात्र के रूप में अभी तक आ गए हैं। और कहानी को यूँ जोड़ा गया है कि खंभा और पेड़ आपस में बात करते हैं, जो कभी अकड़ के मारे एक दूसरे से बोलते तक नहीं थे, अकड़ में रहते थे। लेकिन पेड़ सोचता था कि खंभा बोले, खंभा सोचता था कि पेड़ बोले, और दोनों आपस के अपनी अपनी अकड़ में रह जाते थे। दोनों एक दूसरे से नहीं बोलते थे। और फिर जब कुछ दिनों के पश्चात खूब आंधी तूफान आया, पेड़ जो रहता है वो वहीं रहता है और अचानक खंभा जो रहता है उखड़ करके उस पेड़ पे जा गिरता है। अब पेड़ पे जब गिरा तो पेड़ का फर्ज बनता है उसे बचाना, तो पेड़ ने उसे बचाने की कोशिश की। जब उसने उसे बचा लिया तो दोनों में दोस्ती हो गई, और दोनों में दोस्ती होने के साथ ही साथ दोनों आपस में अपने अपने दिल की बात करने लगते हैं। तभी कहानी में तीसरे पात्र का प्रवेश होता है। वो लेटर बॉक्स है। वो कोई गाना गुनगुना रहा, रात के अंधेरे में शांतिपूर्वक कोई दोहा कोई पंक्ति गुनगुनाता रहता है। तो वहीं कहीं कोई कौवा सो रहा है, उसे बड़ा बुरा लगता है कि अरे रात में कैसा है कि गुनगुना रहा, किसी को आराम नहीं करने देता। तो इस तरीके से उसने लेटर बॉक्स को बुरा भला कहना चाहा। अब लेटर बॉक्स पढ़ा लिखा इंसान बना हुआ है, तो उसे लगा कि समय, अब रात को जब नींद नहीं आ रही तो उसने क्या किया कि अपने पेट में से एक चिट्ठी निकाली और सोचा चलो टाइम अच्छा बीतेगा, इस चिट्ठी को भी पढ़ डालते हैं। फिर उसने उस चिट्ठी को निकाली और उसमें पढ़ने लगा। तो वो किसी हेडमास्टर ने श्रीमान गोविंद राव जी के नाम लिखी थी।
उनके बेटे परीक्षित की शिकायत करने के लिए। जो परीक्षित क्लास में ध्यान नहीं देता था, पढ़ाई नहीं करता था, समय बिताने के लिए क्लास से गायब हो जाता था, तो उसे बड़ा बुरा लगता है कि अरे कैसा बच्चा है, माँ बाप पैसे बर्बाद कर रहे हैं, ये पढ़ता नहीं है, तो पैसे क्या फोकट में आते हैं। तो वो यही सोच करके बड़ा परेशान है। तो उसे कहा कि मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, अगर मैं हेडमास्टर हुआ होता तो मैं इन सब को अच्छी तरह समझाता कि पढ़ाई का असली मतलब क्या है। तो इस तरीके से उसने पूरी कहानी को एक जगह एकत्रित की है। अभी मुख्य घटना जो पापा खो गए वो तो अभी आई नहीं। अभी तो मैं एक तरीके से कहिए तो कहानी में पात्रों का परिचय ही चल रहा है, कैसे दो सब पात्र एक दूसरे से मिलते हैं। अब धीरे धीरे जो कहानी है वो उस ओर बढ़ रही है जहाँ पर से उस बच्ची का प्रवेश होगा, जो कहीं से किसी चोर ने उसे उठा लिया है। फिर ये सारे पात्र मिल करके कैसे उस बच्ची को बचाते हैं, क्या क्या युक्ति लगाते हैं, उपाय ढूंढते हैं, वो सारा चीज़ अब आगे के अंश में आएगा। तो सारी चीज़ को एक दिन में बताना संभव नहीं है। तो इस पापा खो गए पाठ के शेष भाग को लेकर मैं आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। आज का ये पाठ का इतना अंश मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी पाठ को लेकर के। पाठ पापा खो गए को मैं पुनः लेकर प्रस्तुत करूँगी अपना दूसरा वीडियो।